मुल्क की मईशत मुसलसल बहरान में, वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को तसल्लियां। इंशाअल्लाह इस मुल्क को पैसा आने वाला है। मैं आज कौम को यह कहना चाहता हूं, आपको डॉलरों की कमी नहीं होने लगी। हुकूमत से मुल्क संभाला नहीं जा रहा, साबिक सदर जरदारी का बयान। इनकी तो बड़ी कोशिश है बल्ले वालों की कि हम किसी तरीके से सिस्टम तोड़ दें। हुकूमत मुआशी बहरान पर काबू क्यों नहीं पा सकी, पूछेंगे वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए मईशत व तवानाई डॉक्टर फारूक सलीम से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी जाफर इकबाल से, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो से और सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम हुए अब 107 दिन गुजर चुके हैं। 100 रोज के एजेंडा पर हुकूमत का दावा है कि उसका जो उनका रुख था, डायरेक्शन थी, वो अब बड़ी वाज़ेह है, उसका तयन कर लिया है। वज़ीर आज़म कौम को मुसलसल तसल्लियां भी दे रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मुआशी बहरान अभी तक हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा है। इसी दौरान डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे जाती हुई नजर आ रही है। महंगाई है कि बढ़ती चली जा रही है। ऑपोजिशन हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी पर तनकीद भी कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन को और भी बहुत सारे मसाइल हैं। साबिक सदर जरदारी कहते हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है और उन्होंने तो कौमी हुकूमत बनने भी कर डाली। अब क्या इसका डायरेक्ट ताल्लुक जरदारी साहब के अपने मामलात से है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें खबरें गर्म हैं कि उनसे क्वेश्चनिंग शदीद हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, या वाकई जरदारी साहब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेट्स वॉच इट। इस तरह आप देख रहे हैं कि मुल्क के हालात हैं। हमने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि ये जो इलेक्शन आप करा रहे हैं और इसमें जिस तरह आप अपनी कठपुतलियाँ ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। ये मुल्क संभाल नहीं सकते। मुल्क के हालात जो हैं इस वक्त बड़े गंभीर है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत संभाल सकेगी। अब क्या होता है, वेदर इट्स नेशनल गवर्नमेंट या फिर ये इलेक्शन अर्ली इलेक्शन है, ये मैं आपको नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, मगर मैं समझता हूँ कि इनसे नहीं चलता। सलीम बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जरदारी साहब के अपने हालात गंभीर हैं या मुल्क के हालात गंभीर हैं? देखिए, दोनों ही रिलेटेड टर्म्स हैं जिसमें आपने बात की है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया है। पर यह सूरत हाल ये है कि अगर तो हम इकॉनमी के एतबार से देखें तो हुकूमत में आने से पहले जहां खड़ी थी वहीं की वहीं खड़ी है। उनको फुर्सत ही नहीं मिली है पिछले रेटरिक से कि वो पिछलों की कर्सिंग बंद करेंगे तो कोई टाइम मिलेगा उनको कि वो बैठ के कोई मंसूबाबंदी कर सके, किसी सिमत में काम हो। उनके जो इकोनॉमिक एरिस्टोटल हैं जनाब असद उमर साहब, वो सिर्फ चुटकियां बजा के टॉक शोज में तो इकोनॉमी ठीक कर देते थे एक हफ्ते के अंदर अंदर, लेकिन जब उनके स्पुर्द हुई तो उनका जो हाल है वो हमारे सामने है। हम अजीब सी यानी सूरत हाल का हमें सामना है। ये तो बात दुरुस्त है कि 100 दिनों के अंदर कोई हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती, लेकिन ये अपने ही वादों के बोझ और दावों के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। अभी तक सूरत हाल ये है कि या तो मुर्गियां बांटी जा रही हैं और या गवर्नर हाउस की अच्छी खासी दीवार गिरा के वहां 6 करोड़ रुपए का जंगला लगाया जा रहा है, या पिछली जितनी भी हुकूमतें हैं उनकी कार्रवाई क्या है वो क्रेडिट ले रहे हैं। नैब जो कर रही है उसका भी, जो बाकी सब कुछ हो रहा है उसका भी, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस के एतबार से फरिया उनकी बहुत ही बुरी हालत है। वो जो कहा करते थे कि केपीके को हमने एक मॉडल सूबा बना दिया है। आपने अगर आज चीफ मिनिस्टर साहब का बयान और इससे पहले जब वो 2 दफा गए थे तो उन्होंने सेहत और एजुकेशन का क्या तमाशा वहां बना है। और जब वो आसमा का केस हुआ था मुर्दान वाला, अगर आपको याद हो, तो उसके ऊपर भी उनके जो कमेंट्स थे मॉडल पुलिस के हवाले से, वो सब हमारे सामने है। मुश्किल बात यह है, मैं अपनी बात इस तरह से जरा चाहूंगा कंक्लूड करना, कि जब तक ये पिछलों का मातम नहीं छोड़ेंगे और सर जोड़ के बैठेंगे नहीं, कहीं से डॉलर बरसने वाले नहीं हैं।
ये 3 जगह गए थे, यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना। किसी ने इनको सैक भर के डॉलर नहीं दिए हैं और ना आप कोई देगा। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक यानी कंपल्शंस हैं, वी हैव टू लिव विद इट, वी हैव टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। आपने कहा था हम गरीब को तंग नहीं करेंगे, उस पर बोझ नहीं डालेंगे। गरीब का जो हाल हुआ है फरिया आपके भी सामने है, चाहे वो बिजली की कीमतें हैं, चाहे वो गैस की कीमतें हैं, चाहे वो जो इन्होंने बजट अपनी मर्जी का पेश करके उसमें टैक्सेशन इनडायरेक्ट का अफोर्ड कर रहे हैं, और आगे से डराया जा रहा है कि अभी मुश्किल हालात है, अभी तो आप तैयार रहे, अभी आपने और बहुत कुछ करना है। तो अगर इस हुकूमत ने तब्दीली और इनकलाब का नारा लेके अवाम को इस किस्म पुरसी में डालना था, तो मुझे समझ में नहीं आती कि मैं फिर जरदारी साहब की ये बात क्यों ना मानूं, जब वो ये कहते हैं कि इनसे सिस्टम चलने वाला नहीं है। ये उनके बयान को गैर संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। ये मेरे ख्याल से बरसरे इक़्तिदार जो पार्टी है पीटीआई, उसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि जरदारी साहब जैसा सीजन्ड आदमी जब ये बात कहता है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर जरदारी साहब जैसे सीजन आदमी कह रहे हैं, बुखारी साहब जैसे सीजन जर्नलिस्ट उनको एंडोर्स भी कर रहे हैं, आगे दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह भी इसी किस्म की बात कर रहे हैं। लेट्स वॉच हिम। देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त इनसे हो रही है, मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब जो है को 6 महीने बाद जो है ना, ये खुद ही इसको छोड़ के भागेंगे और कहेंगे कि जी मेरे से जो है ना ये मामला नहीं चल रहा, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे से मामला को सही अंदाज से हैंडल नहीं हो रहे, तो लिहाजा जो है वो मैं दोबारा जो है वो इलेक्शन करेगा। कोई भी मुल्क और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है वो 3 माह बाद, इवन 6 माह बाद भी इलेक्शन अफोर्ड नहीं हो सकता। यही वजह है कि अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब को टाइम देना चाहती है, और इमरान खान साहब जो है वो रोज़ अपोजिशन को गालियाँ इसलिए देते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ टाइम इनको ना दे और अपोजिशन जो है वो बहस शुरू हो। ऑपोजिशन टाइम देना चाहती है, लेकिन आज वजीर खजाना असद उमर ने शिकवा किया है, उनको भी सुन लीजिए। हैजानी कैफियत जो है वो हर थोड़े दिन के बाद पैदा की जाती है। मेरे ख्याल में जो भी कर रहा है वो मुल्क की को बहुत खिदमत नहीं कर रहा, लेकिन तमाम पाकिस्तान के बिजनेसमैन के लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी मैं आपको 2 टोक अल्फाज में दोबारा वही दोहराता हूँ जो मैं पहले बोल चुका हूँ, जो चाइना से आने के बाद हमने बोला था। जो हमारा फाइनेंसिंग गैप था 2018-19 का, वो हम पूरा कर चुके हैं। कोई फौरी बहरान नहीं है। बुनियादी मसाइल जो हैं उस पे काम शुरू हुआ है, अभी सिर्फ सिम्प नजर आई है, अभी और बहुत काम करने की जरूरत है। ये $1 बिलियन महीने का जो करंट अकाउंट का खसारा हो रहा है, ये किसी तरीके पे पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसको ठीक करना है। पहले भी बहुत सारे इकदाम किए, आगे भी लेते रहेंगे। चौधरी जाफर इकबाल साहब, जानी कैफियत कैसे पैदा करें? आपके जमाना भी हमने देखा है, पीपल्स पार्टी का भी देखा है, मुश्किल वक्त तब भी था, ये अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए, शोर मच जाता है, असद उमर से नहीं संभल रहा मुल्क, पीटीआई से नहीं संभल रहा मुल्क। ऐसा क्या हो गया है कि इतना हिजान पैदा कर दिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गुजारिशात मुझे जाती करनी है, अगर आप इजाजत देंगे। मैं काश्तकार हूँ, और अभी तक शुगर मिल माफिया शुगर मिलें नहीं चला रहा। ठीक है, 1 नवंबर से चल जानी चाहिए। अगर इमरान खान साहब टीवी देख के ही सब कुछ करते हैं तो काइंडली ये शो भी देख लें और मेरी आवाज भी सुन लें। मैं भी एक गरीब किसान का बेटा हूँ, हम भी गन्ना काश्त करते हैं। 1 नवंबर को चलनी चाहिए थी, आज तक नहीं चली। किसको खुश करने के लिए? क्या शुगर मिल माफिया को, और क्या किसान का गला दबाने के लिए किया जा रहा है? और दूसरी, गुजरात के एक 90 साल हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब हफ्साबाद जेल में, बहुत बड़े दहशतगर्द समझ के, जिन्हें मुफ्ती थे, दीन के आलम थे, उनकी जेल में शहादत हुई, उन्हें तिब्बी इमदाद ना मिली। 90 साल एक बुजुर्ग से इस हुकूमत को और इन जो मोहरे हैं इनको क्या तकलीफ थी, और क्या वो इस रियासत के खिलाफ करने चले थे जिनको पाबंद सलासल किया और उनको तिब्बी इमदाद ना मिली और वो जेल में ही अपनी जिंदगी की बाजी हार बैठे। ये 2 गुजारिशात मैंने आपके तो पहुंचानी थी। रही बात है जानी कैफियत वाली, जी, हैजानी कैफियत फ्रियत तब पैदा हुई जब सऊदी अरब से लौटे नहीं थे और कह दिया कि जी 3rd जो पार्टनर बनने जा रहा है सऊदी अरब। तो हैजानी कैफियत किसने, ये बयान किसने दिया था? क्या अपोजिशन के किसी बंदे ने दिया था? ठीक। फिर इन्हीं के वजीर मनसूबाबंदी और वजीर खजाना बैठ के शायद दोनों तरदीद करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा। पहले चाइना को नाराज किया,
फिर सऊदी अरब को नाराज किया और ये कहते हैं कि हैजानी कैफियत पैदा की जा रही है। और फिर खुद ये बाकी तमाम मामलात भी अगर देखिए 100 दिन का किसने इनसे मुतालबा किया था, खुद इन्होंने कहा जी 100 दिन बाद हमसे पूछिए, किसी जगह बता दें कोई तहरीक, कोई किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी ओपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया हो, खुद इन्होंने कहा था कि जी हम 100 दिन के अंदर ये सारा कुछ बताएंगे और करेंगे। सऊदी अरब 2 दफा इन्हें जाना पड़ा, इन्होंने खुद कहा था कि हम बैरून मुल्क दौरे नहीं करेंगे और फिर करने लग पड़े। इन्होंने खुद कहा था कि हम हवाई जहाज जो है वो सरकारी प्राइवेट जेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, खुद करने लग पड़े। इन्होंने कहा था कि हम एक सवाल है कि क्या पहली दफा ये इस्तेमाल हो रहे तैयारे, पहले भी तो होते रहे नहीं करते ना, हम तो कह रहे हैं 55 लीटर डॉलर की कीमत बढ़ी, क्या पहले नहीं, या तो कोई पहली दफा हो रहा हो पाकिस्तान में, पहले भी ऐसे मामला हो चुके हैं, अभी इतना क्या आपने ये पूछा है कि हैजानी कैफियत असद उमर साहब फरमा रहे हैं, तो उनके लिए गुजारिश है कि ना आपके खिलाफ किसी ने धरने का ऐलान किया है, ना कोई कौमी असम्बली का बाइकाट करने का ऐलान किया है, ना कोई मुत्तहिदा अपोजिशन ने ऐसा कोई आपको पैगाम भेजा है, ना सड़कें ब्लॉक करने का कहा है। अगर आपका कहना यह है कि अगले 5 साल पाकिस्तान का तमाम मीडिया बंद कर दिया जाए, अगर आपका कहना यह है कि अगले 5 साल सियासी कारकुन बशमूल पीटीआई का वो वोटर जिसने तब्दीली के नाम पर आपसे धोखा खाया था वो किसी कोने में जाके बैठ जाए, अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि 5 साल तक कोई आप पर सवाल ना उठाए तब आप कुछ कर सकेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। जमहूरियत में आपको रोज असद उमर साहब जवाबदेह होना पड़ता है। राइट। सो डॉक्टर फारूक सलीम, ये जो हैजानी कैफियत है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो नहीं है कहीं, क्योंकि खबरें ये आई कि फाइनेंस मिनिस्टर पे काफी प्रेशर पड़ा है, खुद पीटीआई की तरफ से प्रेशर पड़ा है। हैजानी कैफियत पीटीआई के अपने अंदर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है या मुल्क में है? देखिए, 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक सियासी मुखालफत की बात हो रही है, सियासी चैलेंजेस और माशी चैलेंजेस। सियासी चैलेंजेस तो फरिया मैं समझता हूँ कि जो सियासी लीडरान हैं, आप पीपल्स पार्टी को देख लें या PMLN को देख लें, इनकी जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो इस बुरी तरह अपने अपने स्कैंडल में फंसी हुई है, वो अदालतों में फंसे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हो गए ज़िंदगी के लिए, नीचे शहबाज शरीफ रह गए, वो 56 कंपनियाँ, दिन रात आशियाना का केस, पीपल्स पार्टी वालों के जो वो फेक अकाउंट के केसेस हैं, हर रोज यू आर सेइंग कि वो लोग सियासी मुखालफत इस वक्त नहीं है, तो हिजान तो वो नहीं पैदा कर सकते थे। माशी चैलेंजेस की अब बात कर लें, मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ा खतरा था, जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो था फॉरेन रिजर्व, जो डॉलर के ज़खायर जिस तेजी से गिर रहे थे। अगस्त की 18 तारीख को जिस दिन इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया, अक्टूबर की 23 तारीख के बाद वो जो सबसे बड़ा खतरा था माशी महाज के ऊपर, वो टल गया। लेकिन डॉलर की शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाए, फिर प्राइम मिनिस्टर कहें कि उन्हें तो पता ही नहीं था, उन्हें तो टेलीविजन से पता चला। इज दिस नॉट अलार्मिंग? ये बहुत अच्छा सवाल है और आपने 2 सवाल किए। देखिए, पहला सवाल ये है कि डॉलर क्यों चढ़ रहा है और रुपया क्यों गिर रहा है, और दूसरा सवाल आपने किया वो वजीर आजम साहब के हवाले से। देखिए, फरवरी 2017 को स्टेट बैंक के पास 17 अरब डॉलर पड़े हुए थे, ठीक, और एक शख्स की जिद की बुनियाद पे, जो हमारे वजीर खजाना थे इसहाक डार साहब, उन्होंने 9 अरब डॉलर स्टेट बैंक से निकाल के मार्केट में फेंक दिए कि रुपया किसी तरह मसनूई तरीके से वहां पे जाम कर दिया जाए, रुपए की कीमत न गिरे। हो गया, जबकि हो गया जी, he got the result, but he emptied the treasury। सर, उसका कोई ऑल्टरनेट तरीका भी नहीं है ना? लेकिन अब तरीका ये कि आप कह रहे हैं कि हम बस नीचे गिरा दें पैसों को, ये बात नहीं, कोई ऑल्टरनेट भी है? अगर आपका 61, देखिए पाकिस्तान की 70 साल माशी तारीख में कभी भी 38 अरब डॉलर का तजारती खसारा नहीं हुआ। माशी तारीख की बात कर रहा हूं मैं, जो PMLN छोड़ के गई थी। जब PMLN आई थी 2013 में, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 3 अरब का था, ये 18 अरब पे छोड़ के गए। मेरे दुनिया में कोई और, हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन? अच्छा, अब उस सवाल पे पहले वो सवाल कंप्लीट कर। 3 अरब से 18 अरब पे करंट अकाउंट डेफिसिट, दुनिया में किसी मुल्क का 5 सालों में 600% तबाही नहीं हुई करंट अकाउंट डेफिसिट में जो पाकिस्तान में हुई। मैंने दुनिया छान मारी। That's why the Prime Minister did not know. अच्छा, अब वो डिड नॉट नो का अब जवाब आ रहा। ठीक, देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये 1956 के कानून में बना था, और 2015 में जो अमेंडमेंट्स आई थी उसमें स्टेट बैंक मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार और आजाद है। ठीक,
जो इस वक्त रुपए का और डॉलर की पैरिटी आपको नजर आ रही है, ये फ्री मार्केट की फोर्सेस जो हैं डिमांड और सप्लाई की, वो डिटरमिन करती हैं। स्टेट बैंक आजकल इंटरवीन नहीं कर रहा। जिसको भी पता चला कि रुपया किस तरह गिर गया है, कितनी तेजी से गिर गया है, वो टेलीविजन से ही पता चलता। आपको भी? मुझे भी टेलीविजन से पता चला। Nobody knew। ये किसी के करने का काम नहीं है, ये मार्केट फोर्सेस ये कर रही हैं। ये जो मार्केट फोर्स में खरीदो फरोख्त हो रही है, एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उनको फोर्स ही नहीं करना चाहिए, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि क्या होने जा रहा है। ये सवाल आपका दुरुस्त है। जिस तेजी से रुपया गिरा है, उस तेजी से स्टेट बैंक को गिरने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। यूजुअली ये करते हैं स्टेट बैंक के पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि वो प्रीएम्प्ट करे कि बड़ी किल्लत आ गई है, ठीक है, और उस किल्लत को दूर करने के लिए स्टेट बैंक तैयार रखे। वहां पे स्टेट बैंक का फेलियर नजर आता है मुझे। स्टेट बैंक को चाहिए था कि वो मार्केट में इंटरवीन करे, और जो सट्टाबाज आ गए थे, जो रुपए को गिराने के ऊपर तुले हुए थे, उनको भगा दिया जाता। अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट होती और यही होता फरूख सलीम साहब, तो आप स्टेट बैंक को मोर्द इल्जाम ठहराते उस वक्त भी? अगर यही चीज एग्जैक्टली होती तो फिर स्टेट बैंक को उनके ऊपर इल्जाम डाला जाता कि आपको मार्केट में इंटरवीन करके ये रुपए की जो गिरावट है, वीडियोस निकाल के दिखा दें इमरान खान साहब की, जिसमें वो कहते थे जब हुक्मरान करप्ट हों तब रुपए की जो है कदर वो गिरती है और तब डॉलर की कीमत बढ़ती है। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं और 20 दफा लोगों ने सुने हैं। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। निसार कौर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। यूजुअली हम नहीं देखते कि फॉर्मर प्रेसिडेंट इतनी बड़ी बड़ी दावे कर दें, इतनी खुलकर बातें कर दें। वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, वो किस बुनियाद पर दी है? कौन सी स्टेटमेंट? जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि वो नहीं देखते कि हुकूमत चल सकेगी, वो नहीं देखते कि इनसे काम किसी खुली सी बात आ गई। जरदारी साहब ने कहा कि अगर मुल्क संभाल नहीं सकते तो उनको जाना पड़ेगा, और उनको नहीं दिखाई दे रहा कि इनमें इतनी अहलियत है कि वो मुल्क को 5 साल तक चला सकें। जिसका जवाब दूसरे दिन आ गया, प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है। दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि जी मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं, प्री टर्म इलेक्शन हो सकते हैं। मतलब ये समझ में आया कि वो शायद वो अखबार पढ़ते हैं और उसका उन्होंने रद्दमल दिया कि जी हाँ मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो अपनी परफॉर्मेंस से भी खुद को 100 दिन इसलिए हम बोले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था 100 दिन का। नहीं तो हमें पता है कि 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल के लिए असेंबली की टर्म है, लेकिन उन्होंने क्योंकि खुद एक हिजान पैदा किया कि 100 दिन में मैं यूं करके दिखाऊंगा, तो जाहिर है सबके जहन में आती बात, सब इस पे बहस करते हैं। 100 दिन की परफॉर्मेंस बताते हुए उन्होंने बताया कुछ नहीं कि मैंने 100 दिन में क्या क्या पूरा किया। मुर्गी और अंडे की बात कर दी। 100 दिन का देखिए बात सुने। 100 दिन में हमने ये सिर्फ देखा कि महंगाई हुई। मैं जो अपने एक ये फिल्टर डाउन जो इम्पैक्ट होता है, पेट्रोल महंगा, इंटरनेशनली सस्ता, पाकिस्तान में महंगा। जी पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आईपीपीज उसको रेट गिराने के तैयार, ये बिजली महंगी रखे हुए हैं, गैस महंगी, डॉलर महंगा, फला महंगा। अब डॉलर की बात जब कर रहे हैं तो कभी आपने देखा है सही कि स्टॉक एक्सचेंज वालों ने कितना कमाया होगा, और स्टॉक एक्सचेंज पे कौन कब्जा किए बैठे हैं? अचानक एक रात में एक धड़ल्ले से यूं करने के बाद 9 रुपए डॉलर महंगा हो जाता है। 6 महीने पहले ये 107 रुपए पे चल रहा था। एक कौम को थोड़ा सा एतमाद होता है कि जी 107 रुपए पे अफोर्डेबल चीजें हैं, हमारे ऊपर कर्जा भी इतना नहीं चढ़ेगा, हमारे ऊपर ये होगा, हमारे ऊपर इंपोर्ट का भी इतना बिल नहीं आएगा, हमारी एक्सपोर्ट तो वैसे ही नहीं चल रही थी क्योंकि एनर्जी क्राइसिस की वजह से हर एक को बहाना था कि जी इंडस्ट्रियां चली नहीं रही, इसलिए एक्सपोर्ट तो हम वैसे ही ड्विंडल हो रहे थे, एक्सपोर्ट्स तो वैसे ही हमारे ड्विंडल थे। लेकिन एक कौम में थोड़ा सा एतमाद था कि 107 रुपया मैनेजेबल है, लेकिन यहां एकदम 6 महीने में 107 रुपए से 140 और 42 रुपए तक चला जाए। बट कौर साहब, अभी जो बात की है फरूख सलीम साहब ने, यही बात असद उमर साहब ने भी की है कि स्टेट बैंक का कसूर है। अच्छा, स्टेट बैंक का कसूर है, ठीक है। उधर से कह रहे हैं कि जी ओपन मार्केट की बात होती है, डिमांड और सप्लाई की बात होती है, और उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, टेलीविजन से ही पता चलता है कि जी इतना महंगा हो गया डॉलर। ये क्या बात है? एक तरफ से कह रहे हैं
बैंक का कसूर है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि जी ओपन मार्केट की डिमांड होती है ये, और इस वजह ये कंट्राडिक्शन है, ये कंट्राडिक्शन है। राइट, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं हम वक्फा ले रहे हैं एंड वी विल बी राइट बैक। डॉक्टर साहब, आप वक्फे से पहले बात भी करना चाहते हैं, लेकिन जो आपने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा, उन्होंने कहा हम उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्टेट बैंक का गवर्नर डॉलर की शरह 200 पे लेकर चले जाएं तो फिर भी आप कभी इंटरव्यू नहीं करेंगे, कुछ उस पर नहीं कहेंगे? मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, कोई 2-4 अच्छी खबरें आपसे शेयर कर लूँ। हम हमेशा जो है वो नेगेटिव साइड पे रहते हैं। पिछले 100 दिनों की हमेशा बात हो रही है। कोका कोला कंपनी ने अपने इंटरेस्ट शो किया कि $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। पेप्सी कोला जो है वो $900 मिलियन लेके आ रही है, पाकिस्तान में अपने प्लान एक्सपेंड कर रही है। और ओसुमा सुजुकी जो ग्लोबल चेयरमैन है सुजुकी मोटर्स के, उन्होंने कमिट किया है कि वो एक नया प्लांट लगाने चले हैं, $450 मिलियन की इजाफी इन्वेस्टमेंट। एक प्लांट उनका पहले से चल रहा है, एक इजाफी इन्वेस्टमेंट आ रही है। और JW वाले जो कार्गो बना रहे हैं उसका कुछ दिनों पहले इफ्तिताह हुआ है। $250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है, सॉरी $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट JW से आ रही है। और जनवरी के महीने आप देखिए कि एतमाद इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का एक फैसलाबाद की कंपनी है और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी शेयर ऑफरिंग आ रही है जनवरी के महीने में $50 मिलियन की। ये नाइकी और एडिडास के लिए जुराबें बनाते हैं फैसलाबाद की कंपनी। ये $50 मिलियन की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी स्टॉक ऑफरिंग यहां पे आ रही। अब बैक टू स्टेट बैंक वाला मामला देखिए, ये बुनियाद है। $17 अरब हमारे पास था फरवरी 2017 में, और ये गिरते गिरते ये 8 बिलियन पे पहुंच गया। इस 18-19 महीने के पीरियड के दौरान स्टेट बैंक से डॉलर्स उठाए जा रहे थे और मार्केट में फेंके जा रहे थे इस जिद की बुनियाद पे कि हमने रुपए की कदर को गिरने नहीं देना। तो यहां से स्टेट बैंक का $9 अरब निकाल के मार्केट में फेंक दिया गया। अब मसनूई तौर पे पिछले 19 महीने से आपका रुपया जो है वो 104, 105, 106 पे रुका हुआ था। रुपया गिरना तो था ही, जो मसनूई बुनियाद थी वो हमेशा के लिए आप उसको कायम व दायम नहीं रख सकते। ठीक है। जहां मैं कहता हूं स्टेट बैंक की गलती आती है वो ये है कि एक दिन में $8 की गिरावट नहीं होनी चाहिए। दिस इज बैड फॉर बिजनेस। ओके, सो क्योंकि इसका मामला डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट से है, मैं बिल्कुल मसनूई तरीका, ये तो मिस्टर इस्माइल साहब ने भी माना कि साहब ने किया बात असद उमर साहब की, आपने कहा हैजानी कैफियत की, और अभी भी देखें जो फर्द हुकूमत कर रहा है, आपके पास आ रही हूं, एक मिनट, जो शख्स फ्रिया हुकूमत कर रहा होता है ना, उसने बैठ के सारे जहान को ये नहीं बताना कि मेरे साथ अगले लम्हे क्या बुरा होने वाला है। अभी मेरे भाई भी यही फरमा रहे हैं, गिरनी तो थी ही इतना जोर दे के, भाई आपने कंट्रोल करनी थी। हम करते रहे ना आर्टिफिशियल, देखें नहीं फ्रियत नहीं, ऐसे नहीं, हम करते रहे। हमने 5 साल इस मुल्क के प्रोजेक्ट्स भी किए। हमने 5 साल, सुन लेना इस्माइल साहब ने क्यों बढ़ाई, क्यों गिराई, सुन तो लेना, हमने 5 साल सारी पेमेंट्स भी वक्त पे की। हमने जो हमारे जितने भी मामलात थे जो फॉरेन एक्सचेंज से मिलते थे वो बेहतरीन अंदाज में किए, कहीं कोई ऐसी कोताही नहीं। एक दिन हमने पैगाम पाकिस्तानी अवाम को, इन्वेस्टर को नहीं दिया कि ये होने चला है। इनके 2 वुज़रा ने 10 दिन पहले कहा था कि ये 150 तक जाएगा, तो अभी फिर ये कह रहे हैं बढ़नी थी ही। तो बराए मेहरबानी अवाम को, कारोबारी लोगों को कोई ऐसी खबर दें कि आप कैसे बेहतर करेंगे। आप ये ना बताएं हर एक फर्द को कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने खुद ये कैफियत पैदा की हुई है, किसी और ने नहीं की। हकाइक के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन खोड़ा साहब जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा, डॉक्टर फारूक सलीम ने भी कहा, यू एग्री विद इट? एक बात सुने ना, अभी मुझे समझाएं कौम को, टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं तो बताएं कि स्टेट बैंक अगर इंटरवीन करती तो क्या करती और कैसे कंट्रोल करती। ठीक है, क्या पैसे छापती या डॉलर को किस तरह से करती, बताएं तो सही ना। किस लिए तो होना ही था, स्टेट बैंक ने इंटरफेरेंस करना चाहिए था। अब क्या करती एक तरफ से आप कह रहे हैं कि जी स्टेट बैंक मुकर्रर करती ही नहीं रेट,
और ओपन मार्केट में होता है, दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि जी स्टेट बैंक इसको कंट्रोल कर सकती थी, तो ये खुद कंफ्यूज है। मैं समझता हूं पाकिस्तान ने IMF के साथ सौदा कर लिया है। उन्होंने कहा था कि डॉलर को बढ़ाओ, तो बढ़ा दिया है इन्होंने। देखें, आज की दुनिया में ये ओपन वॉर नहीं होती। हमारे जैसे मुल्कों को माशी तौर पर अगर कमजोर करना है तो इस तरह से कर दो, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा दो, डॉलर बढ़ा दो, फलां बढ़ा दो, फलां बढ़ा दो, लोग मुतनफर होंगे हुकूमत से, हुकूमत कमजोर रहेगी और हमेशा ताबे रहेगी उन बड़ी कुव्वतों के जो हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी उन्होंने खुल के एतराफ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने करना वही है जो IMF ने उनको कहा है। हम सोच रहे थे कि खुर्रम साहब, जो आपने बात की है, यही बात मरियम औरंगजेब साहब ने भी की है, ये आपका अंदाजा है या इंफॉर्मेशन है? देखिए, मैं कह रहा हूं, क्या लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर मिलेंगे, हमारी मार्केट में आएंगे तो हमारी जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी, कुछ सहूलतें हो जाएंगी, कि जी जान वाली कैफियत जो है वो कम हो जाएगी। क्या फर्क पड़ा? 1 अरब डॉलर आया, उसके बाद महंगाई और बढ़ गई। अगर 3 अरब आएंगे तो 3 गुना और महंगाई बढ़ जाएगी। राइट। चाइना ने कहा कि हम कर्जा नहीं देंगे, हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में उनको सपोर्ट करेंगे। वो तो पहले भी कर रहे थे CPEC में। अभी मिला क्या हमें? फिर हमें मिला क्या इस 100 दिन में, 121 दिन में हमें मिला क्या? सिर्फ 1 अरब डॉलर। ओके, ये क्या है हुकूमत? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कि स्टेट बैंक से एक्सपेक्टेशन क्या थी, व्हाट कुड दे डू? इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर मैं आपको बता दूं कि जब से IMF बना है, उसने अपनी पूरी तारीख में किसी मुल्क को ये नहीं कहा कि आप अपनी करेंसी का ये रेट कर दें। पाकिस्तान को कतन ये नहीं कहा गया, मैं आपको इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर बात बता, पाकिस्तान को कतन ये नहीं कहा IMF ने कि आप अपना रेट ये कर दें। अखबारों ने, मीडिया में क्या सराहियां बहुत की गई हैं, वहां हमेशा स्ट्रक्चर की बात होती है। वहां पे ये होता है कि आपने निजाम अपना फॉरेन करेंसी का क्या रखना है, और उनका कहना ये होता है कि आपने आज़ादी दे रखी है स्टेट बैंक को, आप हुकूमत इस काम में, एक्सचेंज के काम में इंटरफेरेंस ना करें। स्टेट बैंक आज़ाद है, स्टेट बैंक आज़ादी से इसका कंट्रोल करे। अगर जो मार्केट की फोर्सेस हैं उनको ऑपरेट करने की इजाज़त दी जाए और वो अपना रेट खुद से डिटरमिन करें। स्टेट बैंक हमें भी, IMF हमें भी ये कहता है, और दुनिया भर के ममालिक को भी ये कहता है कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये इत्तला है कि हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, आइंदा भी डॉलर की कीमत ऊपर जाए या नीचे आए, तो ज़खायर कम हो या ज्यादा हो, तो हम आइंदा इमरान खान साहब के नुमाइंदों से ये सवाल ना करें, क्योंकि माजी में अगर ये क्लिप आप चलाएं, इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, जब हुक्मरान चोर हों तब रुपए की कीमत गिरती है। आज बताएं कौन चोर बैठे हैं जिनकी वजह से इसका हिसाब थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, सन 2013 में इमरान खान के इस मुल्क में 16,000 अरब रुपए का कर्जा था, आज 30,000 से आज का हिसाब होगा। इमरान खान साहब आपने बात खत्म कर लिया, मैं शुरू कर दूं? जी, पहले उस बात का। वैसे आप बहुत अच्छी भली गुफ्तगू करेंगे। 61 अरब डॉलर की अगर आपकी इंपोर्ट है जो ये छोड़ के गए हैं, और 23 अरब से आपकी एक्सपोर्ट ऊपर नहीं जा रही, जो कि पाकिस्तान की 70 साल माशी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। मेरा सवाल बहुत सादा है। अगर 480 PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इमरान खान साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इमरान खान साहब के ये अल्फाज हैं कि जब हुक्मरान चोर हों तब रुपए की कीमत गिरती है। इस सियासी बयान ये चोरी का हिसाब कौन देगा? ओके, हमने सारे मामला चला के दिखाए, हमने लैपटॉप भी दिए, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने लवारी टनल बनाई, हमने गवादर आबाद किया, हमने तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए ना। हम इकोनॉमी के ऊपर आ जाते हैं। इकोनॉमी के हवाले से डेवलपमेंट से रिलेटेड है इकोनॉमी फ्री, ये जो एग्जैक्टली रिलेटेड है, जो ये जो प्ली है, ये जो जस्टिफिकेशन है कि खुद मुख्तारी स्टेट बैंक की है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल खोड़ो सामने उठाया कि स्टेट बैंक कर भी क्या सकता था। व्हाट डू यू थिंक सलीम बुखारी साहब, कि हुकूमत का इसमें कसूर नहीं है, स्टेट बैंक को एक्शन लेना चाहिए था? पहली बात तो यह है कि जो अपोजिशन हुकूमत में आती है और वो ये कहे कि हमें इस चीज का पता नहीं था या इल्म नहीं था, मेरे ख्याल से उनको तो राइट ऑफ रूल होना ही नहीं चाहिए। मुझे हैरत इस बात पर है कि हम तो समझते थे कि अपोजिशन इज ए गवर्नमेंट इन वेटिंग, उनको ये मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए था कि इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है, कर्जे कितने हैं, उनको तो आके इसको मैनेज करना था। ये हमें इंफॉर्मेशन देना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। हुकूमत ने माजी में की गई गलतियों पर अपनी परफॉर्मेंस का हिसाब नहीं देना, उन्होंने खुद उसकी मैनेजमेंट के लिए क्या किया है उसका हिसाब देना है। हर हुकूमत फिर 3-4 चीजों के ऊपर जज होती है,
इकोनॉमी है, उसमें लेजिस्लेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है और फॉरेन रिलेशंस है। इन चार चीजों पर किसी भी हुकूमत का अहाता किया जा सकता है। जहां तक इकोनॉमी का सवाल है, मेरे ख्याल से तीनों चारों पैनलिस्ट ने जितनी गुफ्तगू अब तक कर दी है उससे ये अखज कर लेना कि इकोनॉमी बिल्कुल भी या तो सेफ हाथों में नहीं है या फिर सही सिमत में नहीं जा रही है। जहां तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक में नहीं है, ये सवाल बुखारी साहब बहुत लोगों ने किया। मैं आ रहा हूं, मुझे अगर आप एक आधा मिनट दे देंगी तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। जहां तक लेजिस्लेशन का ताल्लुक है, हुकूमत चाहे पंजाब का सूबा है, चाहे सेनेट है, चाहे नेशनल असेंबली है, टोटली क्रिपल्ड है। और उसकी क्रिपल्ड होने का यह सबसे बड़ा सबूत है कि आज तक वो स्टैंडिंग कमेटियां फॉर्म नहीं हो सकी जो किसी भी डेमोक्रेटिक हुकूमत का बहुत एसेंशियल हिस्सा है। लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से इनको थोड़ा सा क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए कि इन्होंने मजहब के नाम के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उसको शायद इफेक्टिवली कंट्रोल किया है। आई होप कि ये मेंटेन कर पाए उसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरेन रिलेशन। ट्रंप के साथ क्या हर्जा सराई उसने की थी जिसका जवाब प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इफेक्टिवली दिया, मगर फिर उसी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार हो गए। एक खत आया, उसने कहा हमारी मदद कीजिए, यहां हम उसके लिए हाजिर हैं। इंडिया के साथ हमने कॉरिडोर खोल दिया, लेकिन आप सुषमा स्वराज और मोदी के अगर स्टेटमेंट देखें तो हमें पता चलेगा कि वो जो हमने मोहब्बत के दरवाजे खोले थे उसके ऊपर रद्द अमल किया है। तो इन चार चीजों को मैं अगर एक पाकिस्तानी की हैसियत से देखूं तो मुझे सूरत हाल को बहुत ज्यादा उम्मीद अफजा नजर नहीं आती है। राइट। खोड़ो साहब, ज़रदारी साहब का हम जिक्र करे थे, उन्होंने ये भी कहा कि हम पार्लियामेंट में इसलिए बैठे हैं ताकि निज़ाम कायम रहे, क्योंकि बदतरीन जमहूरियत भी अच्छी आमरीत से बेहतर है। क्या आसिफ ज़रदारी साहब को लग रहा है कि अभी कोई खतरा मौजूद है जमहूरियत को? हमेशा रहा है। अगर ये खतरा नहीं होता तो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 6 को तरमीम क्यों की जाती? क्यों की जाती थी कि अब बेटर भी गद्दारी का मुर्तकब कहलाएगा। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 6 को फर्दर एक्सपेंड किया गया है। ये तो खतरा था, खतरा है, आने वाले को तो कोई नहीं रोक सकेगा ना। उसके बाद जब कोई बात हो तब जाके बात बनेगी कि जी हाँ जी इसने भी गद्दारी की थी। जमहूरियत के लिए अनसर्टेनिटी कायम कराई जाती है, कभी महंगाई बना के, कभी टेररिस्ट को करा के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। टेररिज्म क्या था, उसमें क्या था हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या एम्बेरसमेंट नहीं थी? जब टेररिज्म का दौरा था तो यही था ना कि जी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। हमने अफवाज पाकिस्तान को इस्तेमाल किया और जायज इस्तेमाल किया। हमने कहा कि ये हमारी जंग है, हमारी सरजमीन पे जंग लड़ी जा रही है तो हम उसको मुकाबला करेंगे। ये कह रहा है कि जी हमारी जंग नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये पाकिस्तान को किसी दुनिया में डिस्कशन के अंदर ले आती हैं। इसलिए ये खतरा तो हमेशा रहता है। जरदारी साहब या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर असेंबली में है तो असेंबली को चाहती है कि असेंबलियां चले, हम फख्र से कह सकें कि असेंबली को 5 साल के लिए अरसा दिया गया और 5 साल पूरे करके हमने पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर किया दूसरी गवर्नमेंट को जो अगले इलेक्शन के बाद है। ये मुश्किल से हमने कोई 70 साल के बाद 2013 में हम ये कहने पर कामयाब हुए कि जी 2008 से 2013 तक हुकूमत कायम हुई, हम हार गए, हमने पीसफुल ट्रांसफर पावर किया पीएमएलएन को, वो हार गई। अब पीसफुल ट्रांसफर पावर हुआ है तहरीक इंसाफ को। हम चाहते हैं कि ये 5 साल चले, जो बड़ी बड़ी दावे करता था वो करके दिखाए, फिर लोगों के ऊपर छोड़ दे। लोग उसको हकारत से देखें तो भले देखें। राइट। डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, बट एक अंदाजा कहां तक जा सकती है डॉलर की कीमत? देखिए, मईशत के हवाले से जो सबसे बड़ा खतरा है वो टल चुका हुआ है। अब माशी पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद शुरू है और ठोस और जामे किस्म की एक पीटीआई हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी सामने है, जिसमें मेन इंसेंटिव्स, जो मेन सतून है उसका, वो एक्सपोर्ट का है। दूसरा सतून उसका सरमायाकारी का है जो कि कर्जा जात से पाक हो। बदकिस्मती से पिछले 5 सालों में जितनी भी सरमायाकारी पाकिस्तान में आई है वो कर्जा जात के साथ आई है। तो पहला सतून हमारा एक्सपोर्ट का है, दूसरा सतून हमारा सरमायाकारी का है और तीसरा सतून जो है रेमिटेंसेस जो है वो बैंकिंग चैनल्स के लाने के थ्रू है। ये 3 सतून है और इस सतून के बलबूते पे रेमिटेंसेस पे भी आप मार खा गए सर। रेमिटेंसेस पे भी आप मार खा गए। कैसे मुल्क आगे जा सकता है? देखें, रेमिटेंस से भी मैं गुजारिश करूं, जब 100 रोज मुकम्मल होने के बाद अवाम से मुखातब किया तो जो अभी मेरे भाई गुफ्तगू कर रहे हैं जिस मुआशी पॉलिसी की, उसका जिक्र हमें उस तकरीर में कहीं नजर नहीं आया, कहीं हमने सुना नहीं। ना ही असद उमर साहब
ना ही इनके प्लानिंग के मिनिस्टर कहीं बैठे हैं। सर ये फैक्चुअली रॉन्ग है, ये फैक्चुअली रॉन्ग है। ये तीनों चीजें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, ये उस दिन कन्वेंशन सेंटर में वजीर आज़म साहब ने तकरीर में कही हैं। राइट, हमने नहीं सुनी, मीडिया पे तकरीर सुनी, जो हमने सुनी उसमें इनका कहीं नहीं था। होगा दबे लफ्ज़ों में कहीं ज्यादा, बहुत सारी और बातों का जिक्र होता रहा, जंगले गिराने और लगाने और दीवारों का बाद में किस्सा शुरू हुआ, और उस दिन जिस पे गुफ्तगू होती रही मैं तो उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। डॉलर की कीमत की बात कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, और अभी तक कोई ऐसा इकदाम हमारी तरफ से नहीं आया। और ये सारी की सारी कैफियत वजीर आज़म से लेके वुज़रा की जितनी टीम है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बयानात, उनके रवैये और उनकी रोजाना की गुफ्तगू, वो खुद ही उसके अंदर लिपटी हुई है। तो इससे इन्हें बाहर आना चाहिए, और एक हुक्मरान के तौर पे सामने आके और इन चैलेंजेस को कबूल करना चाहिए और डील करना चाहिए। ओके, थैंक यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।